केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात बांग्लादेश की, जहां हालात तेजी से हाथ से फिसलते दिख रहे हैं। बांग्लादेश जल रहा है, सड़कों पर गुस्सा है, भीड़ बेकाबू है और नारे ऐसे कि माहौल में डर घुल गया है। हिंदुओं को टारगेट करके तालिबानी सजा दी जा रही है, लिंचिंग करके दहशत फैलाई जा रही है। कट्टरता का सबसे भयानक रूप ढाका की सड़कों पर दिख रहा है और यूनुस बस तमाशा देख रहे हैं, घर फूंक तमाशा देख रहे हैं। और जो दिख रहा है वो अचानक भड़की भीड़ नहीं लगती है, बल्कि किसी प्लान का हिस्सा लगता है, जहां भावनाओं को भड़काकर सिस्टम भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में चुनाव करीब है और यूनुस को सत्ता जाने का डर है। ऐसे में सवाल है कि युवा नेता हादी की हत्या के पीछे यूनुस की साजिश तो नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या मुनीर और यूनुस कहीं ना कहीं मिलकर हिंदुओं के खिलाफ हाहाकार मचा रहे हैं? इस पर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। दूसरी खबर, बरेली हिंसा केस की उस अहम सुनवाई की, जहां कोर्ट ने खुले तौर पर सड़कों पर गूंजे भड़काऊ नारों पर जमकर फटकार लगाई। 26 सितंबर को बरेली में बवाल हुआ था, जहां सरतन से जुदा के नारे खुलेआम लगाए जाते रहे। और उसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे नारे ना तो देश के कानून का हिस्सा है, न संविधान का और न ही किसी धर्म की सीख का। अदालत ने सीधा साफ और बिना लाग लपेट कहा कि यहाँ फैसले संविधान से होते हैं, सड़क से नहीं होते हैं। उकसावे वाले नारों के जरिए भीड़ को भड़काकर राज्य की ताकत को चुनौती देने का ये जो नया पैटर्न बनता जा रहा है, कोर्ट की सख्ती पर पूरी डिटेल हम आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश की उस सीधी सियासी भिड़ंत की है, जहां कफ सिरप कांड ने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जांच में जैसे जैसे परतें खुली, मामला सिर्फ अवैध दवा कारोबार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधा राजनीति के दरवाजे पर दस्तक देने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सवाल दाग दिए हैं। योगी का आरोप साफ है कि इस नशे के नेटवर्क की जड़ें सपा से जुड़ी हुई हैं। योगी ने कहा कि यह सिर्फ तस्करी नहीं है, बल्कि राजनीतिक संरक्षण का खेल है। उनका संदेश एकदम सीधा, एकदम क्लियर है कि जो भी इस धंधे में शामिल है, चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। जवाब में अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि अगर सब झूठ है, आरोप झूठे हैं, तो फिर कार्रवाई में इतने सपा से जुड़े चेहरे सामने क्यों आ रहे हैं? इस खबर पर भी आपको अपडेट देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे बांग्लादेश की करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आसिम मुनीर की मुल्ला ब्रिगेड बांग्लादेश में एक्टिव हो गई है और कराची की ये कट्टरपंथी कैसे ढाका में बारूद बहा रहे हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर जहां यूरोप से लेकर अमेरिका तक विद्रोह की चिंगारी देखी जा रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, जहां यूरोपियन संसद के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। यूरोप में हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और ये ब्रसेल्स की तस्वीरें हैं, जहां हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इन किसानों का कहना है कि अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये किसान आंदोलन यूरोप में चल रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन है और इसके जरिए अपनी हक की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। किसानों का ये हुजूम आगे बढ़ा तो मंजर कैसा था, आप इस तस्वीर के जरिए देखिए। ये तस्वीर हम जहां आपको दिखा रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई। किसानों का यह आंदोलन हिंसक हो उठा। इन किसानों की मांग है कि यूरोपियन यूनियन और दक्षिण अमेरिका व्यापारिक समूह के बीच मुक्त व्यापार समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इन किसानों को सीधा सीधा नुकसान होगा। देखिए, अब
एक तरफ यूरोप के किसान अमेरिका के साथ डील में रोड़ा बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक झगड़ों में उलझे हुए हैं। कल तक नोबेल पीस प्राइज मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला को धमकी देने पर उतर आए हैं। कह रहे हैं कि वेनेजुएला ने हमारा तेल हमसे छीना है और अब हम उसे वापस लेकर रहेंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। Took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago, and we want it back, but they took it. अब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को धमकाया तो वहां से भी जवाब करारा मिला है। ट्रंप की धमकी सुनते ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी सेना को मैदान में उतार दिया। दिन में जंग की ट्रेनिंग शुरू हो गई। आप तस्वीर देख रहे हैं। निकोलस का कहना है कि ट्रंप रात के अंधेरे में हमला कर सकते हैं। ऐसे में ट्रंप से टक्कर के लिए हम भी तैयार हैं। Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados. अब एक तरफ वेनेजुएला अपनी सेना के साथ ट्रंप का इंतजार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में ट्रंप का चेला मुल्ला मुनीर आग लगवा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर हादी समर्थकों की भीड़ उतर चुकी है। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। ये बिल्कुल अभी की स्थिति है जहां ढाका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सड़कों पर हादी समर्थक उतरे हुए हैं। बांग्लादेश के हालात कैसे होंगे आप इस तस्वीर के जरिए समझिए। और ये स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कल रात से वो तस्वीरें आई हैं और अब ऐसा लग रहा है कि भीड़ कानून हाथ में लेने वाली। ये कट्टरपंथियों की वो भीड़ है जो बांग्लादेश में मुल्ला मुनीर का जहर फैला रही है। मुल्ला मुनीर इस भीड़ का डायरेक्टर है, ऐसा लगता है, क्योंकि उसी के इशारे पर ऐसा लग रहा है ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। कट्टरपंथी आजादी की मांग कर रहे हैं। रावलपिंडी से आ रहे मैसेज को पढ़ने के बाद ढाका की गलियों से निकलकर ये भीड़ आजादी की मांग कर रही है। शाहबाज के ट्रेनिंग स्कूल से ब्रेन वॉश होकर आई ये भीड़ भारत से आजादी मांग रही है। लेकिन शायद ये कट्टरपंथी भूल गए कि बांग्लादेश की सबसे ज्यादा हर परिस्थिति में भारत ने ही मदद की है। पिंडी टेके मस्को टेके इनकलाब मुझे कटोरा शरीफ के ये चमचे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बेगारिस्तान से ये ट्रेंड कट्टरपंथी आपको बताएं, वहां पे जिस तरह का आतंकी ट्रेंड था वो अब यहाँ आ चुका है बांग्लादेश में, और ये वहीं से ट्रेंड हैं ये कट्टरपंथी। अब बांग्लादेश में भी प्रदर्शन के नाम पर ये लूटपाट मचा रहे हैं, दुकानों से सामान चुरा रहे हैं, और ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। सुनिए, आप देखिए। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কি বাসায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কোথায় থেকে পেয়েছেন? তিনতলা থেকে পেয়েছেন। কি নিয়েছেন? এই দুইটা, আর কিছু না। আর কিছু আছে উপরে? অনেক কিছু আছে। সবাই কি যার যার মতো নিয়ে যাচ্ছে নাকি না? সবাই যার যার মতো নিয়ে যাচ্ছে। এই ডিভাইসগুলো তো ডেইলি স্টারে। मोहम्मद यूनुस के चमचों को अब ये हरकत देखिए, आप उनकी हरकत देखिए, जहां ये लोग एक दुकान में घुसे और वहां से गोभी भी लूट ली गए। तस्वीर देखिए आप। मतलब टमाटर के लिए तरसने वाले इनके हुक्मरानों ने इनका ये हाल कर दिया है कि ये लोग विरोध प्रदर्शन के बीच भी गोभी प्याज चुराना नहीं भूलते। अब आप समझ लीजिए, एक आइसक्रीम के लिए बिक जाने वाले ये कट्टरपंथी आखिर किसके सगे हैं। आप तस्वीर देखिए कैसी लूट खसोट मची हुई है।
आगे बढ़ेंगे, इन कट्टरपंथियों की आवाज दबाओ योजना के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन चोर उचक्कों की जरा पोल खोलते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स दे देते हैं। हिंसा की आग में बांग्लादेश झुलस रहा है। सड़कों पर उतरे मुनीर के कट्टरपंथी चमचे और सड़कों पर ये जमकर उत्पात मचा रहे, बवाल मचा रहे। इस बीच कट्टरपंथियों ने दुकानों को लूटा है। दुकानों में लूटपाट का वीडियो वायरल हुआ, हमने आपको तस्वीर दिखाई। कट्टरपंथी दुकानों से सामान लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दुकान से कट्टरपंथी ने सब्जी भी लूट ली। ये कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस के लिए काम कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस आसिम मुनीर की ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं और यही वजह है कि ये देश अब गर्त में जाता दिख रहा है। अब एक तरफ ये कट्टरपंथी चोरी चकारी कर रहे हैं, तो वहीं इनकी ये लूट वाली कहानी बाहर ना आ जाए, इसको लेकर इन कट्टरपंथियों ने समाचार पत्र के कार्यालय को ही जला डाला। आप ये तस्वीर देखिए, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े समाचार पत्र डेली स्टार का कार्यालय है, जिसे यूनुस के समर्थकों ने फूंक दिया है। तस्वीर देखिए, अब आपको अंदर से डेली स्टार के दफ्तर का हाल दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें डेली स्टार के अंदर की हैं, जहां जिहादियों ने तोड़फोड़ की और उसके बाद इस दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। आप अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आप तस्वीर में देखिए। पहले बाहर आग लगाते हैं, उसके बाद अंदर भी सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं डर है इनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए, और यही वजह है कि डेली स्टार जो वहां का अखबार है उसके कार्यालय को उन्होंने जला डाला है। यह हमला किसी एक समाचार पत्र के दफ्तर पर नहीं हुआ, बल्कि डेली स्टार के ही पास एक दूसरे समाचार पत्र प्रथम आलो के कार्यालय को भी इन कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। आप इस तस्वीर में देख भी रहे हैं कैसे दूसरा अखबार जो है प्रथम आलो, उसको भी आग के हवाले किया गया है। दरअसल इन कट्टरपंथियों के अंदर ये डर है कि कहीं इनके जो कारनामे हैं पूरी दुनिया के सामने ना आ जाएं, और यही वजह है कि अखबारों को आग के हवाले कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया बांग्लादेश को जलते देख रही है। अब देखिए किस तरह इन कट्टरपंथियों ने विरोध के नाम पर हिंसा फैलाई। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, यहाँ प्रथम आलो के दफ्तर में घुसने से पहले ये जिहादी तोड़फोड़ कर रहे थे, और जिस वक्त ये सब कुछ किया जा रहा था उसी वक्त इस दफ्तर के अंदर पुरुष और महिला कर्मचारी मौजूद थे। जब ये तोड़फोड़ चल रही थी उस वक्त कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे। मुल्ला मुनीर के ब्रेन वॉश किए हुए चमचे हैं। कल हमने प्रहार में आपको मुल्ला मुनीर के इस ढाका नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी दी थी, और आज आपको बता रहे हैं कि कैसे रावलपिंडी का डीप स्टेट अब ढाका में एक्टिव हो चुका है। कैसे इन कट्टरपंथियों ने अपनी संख्या बढ़ते ही ढाका की सड़कों पर जिहाद लिख दिया है, और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है उस्मान हादी का नाम। और चलिए अब आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आखिर ये उस्मान हादी हैं कौन, जिनके नाम पर कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को बारूद का ढेर बना दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। 32 साल का था शाहिद उस्मान हादी, जिनकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। ये बांग्लादेश के झलकाठी जिले के रहने वाले थे, वहीं जन्म हुआ था। मदरसा में ये टीचर थे। हादी के पिता जो थे मदरसा में टीचर थे, और नैसराबाद कामिल मदरसे से हादी की पढ़ाई हुई थी। ढाका यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र का छात्र था हादी। आम चुनाव में निर्दलीय उतरने की इसकी तैयारी थी। ऐसे में अज्ञात हमलावरों ने सर में इसके गोली मार दी। इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई है। हादी के समर्थक अब बांग्लादेश को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। अब हादी के समर्थक कहें या यूनुस के पाले हुए कट्टरपंथी या फिर मुल्ला मुनीर के ब्रेन वॉश के हुए चमचे, इन सभी के लिए कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि दिल्ली का नाम लेकर उछलने वाले इन कट्टरपंथियों के लिए मोदी नहीं बल्कि सिर्फ योगी बाबा ही काफी हैं। रिपोर्ट देखिए।
के अंधेरे में डूबा बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की मिट्टी में पाकिस्तान के जिहादी बारूद की मिलावट ने इस मुल्क को जहन्नुम बना दिया। बांग्लादेश की सकरी गलियों से निकलकर कट्टरपंथ की आग राजधानी ढाका तक पहुंच चुकी है। हाथों में डंडे लिए भारत के खिलाफ नारेबाजी करते उस्मान हादी की मौत का बदला लेने उतरे ये कट्टरपंथी अपने ही देश को जिहाद की ज्वाला में जला रहे हैं। दिल्ली की नजर भी इन हिंसक कट्टरपंथियों पर बनी हुई है। एक धुंधली लकीर है और अगर वो लकीर पार होती है तो इन कट्टरपंथियों को ढाका की ही गलियों में 1971 पार्ट 2 दिखा दिया जाएगा। भारत विरोध के नाम पर हादी की मौत का मातम मनाते ये कट्टरपंथी रातों को झुंड में निकलते हैं। इनकी आंखों में हादी के लिए आंसू नहीं बल्कि दिमाग में जिहाद का जहर भरा हुआ है। इनके निशाने पर शेख हसीना है क्योंकि शेख हसीना भारत की शरण में है। ऐसे में ये कट्टरपंथी शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान का घर जलाकर ही अपनी जिहादी प्यास को मिटाने में लगे हैं। अब एक तरफ रावलपिंडी से आए निर्देश पर ढाका में आग सुलग रही है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 25 दिसंबर को आम चुनावों से पहले बांग्लादेश लौटने की योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश अखबार प्रथम आलो के मुताबिक तारिक रहमान ने लंदन स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में ट्रैवल पास के लिए आवेदन किया है। तारिक रहमान लंबे समय से लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं। उन्हें साल 2007 में गिरफ्तार किया गया था और 2008 में जेल से रिहा होने के बाद वो इलाज के लिए अपने परिवार के साथ यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। तब से वो वहीं रह रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की वापसी को लेकर विशेष तैयारियां कर रही है क्योंकि आगामी आम चुनाव के प्रचार में उनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। उनकी मां और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया इस समय ढाका के एक अस्पताल में इलाज करा रही हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। इस चुनाव में जीत को लेकर एक तरफ खालिदा जिया के बेटे ढाका की फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत विरोध की माचिस लगाकर मुल्ला मुनीर रावलपिंडी से ढाका में आग की लपटें उठा रहा है। उसकी कोशिश है कि ढाका से उठने वाली लपटों की ताप दिल्ली तक जा पहुंचे। लेकिन मुनीर जो बात नहीं जानता वो ये है कि भारत नदियों की पूजा करने वाला वो देश है जो जल सा शांत भी है तो वहीं दुश्मन की ज्वाला का रुख मोड़ना भी जानता है। ऐसे में तय है कि ढाका में लगी आग बहुत जल्द रावलपिंडी को राख कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए एक चीज समझिए, इन कट्टरपंथियों की पूरी स्क्रिप्ट में ही गड़बड़ी है। ये दिल्ली की तपिश बढ़ाने के लिए ढाका में आग लगा रहे हैं, लेकिन जब योगी बाबा गर्मियों में भी शिमला बनाने की बात कर सकते हैं तो ठंड में इनका कैसा इलाज होगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, यूनिस के ये चमचे खुद का ही देश जलाकर कैसे इस बात को बाहर आने से रोकना चाहते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। हादी के नाम पर बांग्लादेश उबल रहा है। राजधानी में सड़कों पर कट्टरपंथी उतरे हुए, हमने आपको तस्वीर दिखाई। कारवा बाजार में अखबार के दफ्तर में घुसे समाचार पत्र प्रथम ओलो को जो दफ्तर है उसका पूरी तरह से इन्होंने तोड़फोड़ करके तहस नहस कर दिया। तोड़फोड़ के बाद दफ्तर को आग के हवाले भी किया। पास के ही डेली स्टार अखबार कार्यालय में भी घुसे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वहां भी तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। इस दौरान कई कर्मचारी दफ्तर के अंदर बताया जा रहा है कि फंसे रहे क्योंकि काम चल रहा था। दोनों समाचार पत्र अप्रत्यक्ष रूप से यूनुस के समर्थक थे। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला क्यों किया गया। अभी इसको लेकर शक शुबा बना हुआ है। अब एक तरफ मोहम्मद यूनुस समाचार पत्रों से डरा हुआ है, पत्रकारों से खौफ खा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस के कट्टरपंथी रावलपिंडी से मिल रहे निर्देश पर भारतीय हाई कमीशन के बाहर पहुंच गए। ये जो हम आपको तस्वीर यहाँ दिखा रहे हैं ये चटगांव की है, जहां इन कट्टरपंथियों ने भारतीय हाई कमीशन को घेरने की कोशिश की। देखिए अब एक तरफ कट्टरपंथी भारतीय हाई कमीशन को घेरने पहुंचे तो जंग की आहट से घबराई बांग्लादेशी सेना इन्हें रोकने के लिए पहुंच गई। बांग्लादेश की सेना जानती है कि अगर भारतीय हाई कमीशन में एक कांच का शीशा भी टूटा तो बॉर्डर पर इतने बम बरसेंगे जिसे बर्दाश्त करना बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। হাই কমিশন অফিসের ঠিক সামনে এবং আমরা সেনা সদস্যদের একটি দল এবং তার সাথে তাদের একটি গাড়ি বহরও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং একই সাথে বাংলাদেশ পুলিশের যেই সদস্যরা রয়েছেন এবং চট্টগ্রামের যেই পুলিশ কমিশনার তিনিও কিন্তু এখন এসে পর্যাপ্ত ব্রিফিং করলেন এবং এটাই হচ্ছে ঠিক।
लेकिन इन कट्टरपंथियों ने आज एक सबसे बड़ी भूल कर दी। इन कट्टरपंथियों ने एक हिंदू को अपना निशाना बनाया। ईश निंदा का आरोप लगाकर दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक की लिंचिंग कर दी गई। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक हिंदू की हत्या का हिसाब अब ढाका से किया जाएगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये लिंचिंग की ही तस्वीर है, जब पेड़ से बांधकर आग के हवाले कर दिया गया। पहले बर्बर तरीके से पीटा गया और उसके बाद आग के हवाले किया गया। और देखिए, कोई बचाने वाला नहीं था, वहां सिर्फ वीडियो बनाने वाले लोग थे जो लगातार अपने फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे थे। एक तरफ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के जनक का ही घर फूंक दिया है। ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान का घर है, जहां इन कट्टरपंथियों ने जिहाद की आग लगा दी। आप तस्वीर देखिए। और देखिए, यूनिस के ये कट्टरपंथी एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। इससे पहले ये बीते 5 साल में 5 अगस्त को, माफ कीजिएगा, बीते साल 5 अगस्त को एक्टिव हुए थे, जहां इन्होंने पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन करने के साथ ही मुजीबुर रहमान की प्रतिमा भी तोड़ दी थी। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शेख हसीना के पिता थे। जबकि सच तो ये है कि वही मुजीबुर रहमान है जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है। मतलब ये कट्टरपंथी अपने महापुरुषों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बड़े एहसान फरामोश हैं। आप 2 तस्वीरें देखिए, ये 19 दिसंबर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आज की, और मुजीबुर रहमान की प्रतिमा जब 5 अगस्त को तोड़ी गई थी तब की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। जबकि अगर मुजीबुर रहमान नहीं होते तो बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान का वो हिस्सा होता जहां किसी का ध्यान नहीं है और गरीबी पल रही है। लेकिन उसी शख्स का जो एक पूरी तरह से उनके महिमा के लिए या उनकी कामों के लिए उनकी प्रतिमा बनाई गई थी, उसे भी उन्होंने जमींदोज कर दिया। पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार इस वक्त चल रही है। आप ये जान लीजिए, फरवरी 2026 में यहाँ आम चुनाव होने और अगस्त 2024 से शेख हसीना का पतन शुरू हुआ था। छात्र आंदोलन से देश में आग भड़की और फिर दंगों की तस्वीर सामने आई। हसीना देश छोड़कर भारत की शरण में आ गई और इस बीच यूनुस ने भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दिया। यूनुस चीन और पाकिस्तान के ज्यादा करीबी हैं। हसीना कहती हैं कि 1971 में भारत की मदद का कर्ज है और ये बात यूनुस के समर्थकों को पसंद नहीं आती। और यही वजह है कि मुजीबुर रहमान के घर पर इन्होंने आग लगा दी इन कट्टरपंथियों ने। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और मुजीबुर रहमान ही थे जिनकी वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अब इस पूरे तमाशे के बाद अपने एसी कमरे में बैठकर मोहम्मद यूनुस शांति की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि हादी का बदला लिया जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि हादी के सहारे मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी मजबूत करना चाहते हैं। और ये सुझाव उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे बंटी बबली की जोड़ी यानी कि मुल्ला मुनीर और शाहबाज से ही मिला है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं यूनुस। আমি দেশের সকল নাগরিকের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখুন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে সুযোগ দিন। রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আবারও স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ওসমান हादी ছিলেন পরাজিত শক্তি ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসীদের শত্রু। तो सुना आपने बयान, यूनुस का ये बयान स्क्रिप्टेड है और ये स्क्रिप्ट लिखी है रावलपिंडी के मुल्ला मुनीर ने। लेकिन एक सवाल तो आज ये भी उठता है कि दुनिया भर में जेन जी का ब्रेन वॉश करना इतना आसान कैसे हो गया है। बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों की भीड़ बढ़ाने का काम जेन जी कर रहे हैं। ये जेन जी भी कट्टरपंथियों के साथ इस हिंसा में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, यही जेन जी इससे पहले नेपाल में भी देखे गए थे, जहां इन लोगों ने नेपाल में कैसे तख्ता पलट किया था, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। और अब ये जेन जी एक बार फिर से सियासी टूल बने हुए हैं, जहां बांग्लादेश में ब्रेन वॉश कर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये समझा जा सकता है कि आज के वक्त में जेन जी को बरगलाना इतना आसान क्यों हो चुका है, और क्या अब सरकार गिराने के लिए जेन जी मॉडल का इस्तेमाल होने लगा है। एक्सपर्ट से इसकी थ्योरी समझते हैं जरा। देश का जेन जी और नेपाल का जेन जी एक नहीं था। नेपाल के जेन जी के अंदर तो असंतोष पैदा किया गया था, उनके अंदर दिशा नहीं थी, राजनीति की भी समझ नहीं थी, उथल पुथल हुआ और बस एक दिन में जो परिवर्तन होना था हो गया। बांग्लादेश की पूरी योजना पूर्वक थी। बांग्लादेश का जेन जी वो एक जिहादी इस्लामिक विरोध प्रदर्शन था। बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक जिहादियों ने योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई और वहां के कट्टरपंथियों ने षड्यंत्र पूर्वक बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर और एक देश में वातावरण बनाया और फिर जो स्थिति पैदा की हमारे सामने अब जो हिंसा हो रही है वो उसी का एक्सटेंशन है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ये बात पूरी तरह से दुनिया के सामने आई है कि चीन और पाकिस्तान ने बेगम हसीना की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश के युवाओं को चीन में उच्च शिक्षा के नाम पर पढ़ने के लिए बुलाया गया, उन्हें वहाँ ट्रेंड किया गया, फिर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ बगावत कराई गई। पाकिस्तान की भी इसमें बड़ी भूमिका है। और देखिए, कट्टरपंथ का ये जहर भारत में ना फैले, इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सर तन से जुदा वाला नारा अब भारत में नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी मौलाना तौकीर रजा मामले में चल रही सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने सख्त लहजे में यह साफ कर दिया है कि इस तरह की नारेबाजी किसी तरह से इंसाफ का प्रतीक नहीं मानी जा सकती। भारत में सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से ही हर सब कुछ चलेगा। यानी भारत के कुछ मौलाना जिस तरह से इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ का बीज बो रहे थे, अब वो नहीं चलने वाला। कोर्ट ने साफ कहा है कि एक एक शब्द आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने क्या कहा है पूरी डिटेल देंगे, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए। ये वो दंगाई हैं जिनका पक्का इलाज योगी आदित्यनाथ ने किया। बरेली में माहौल बिगाड़ने वाले इन उपद्रवियों की ऐसी कुटाई हुई कि इनके मुंह से अब ना सर तन से जुदा निकलना बंद ही हो गया, इनको सुनाई भी देना बंद हो गया, बोलते भी नहीं है अभी। बरेली में 26 सितंबर को बवाल हुआ था और उसके बाद इन आरोपियों को चिन्हित करके पकड़ा गया। इसके बाद ये सभी आरोपी लोगों से माफी मांगते दिखाई दिए थे। सुन लीजिए। ये वो 15 आरोपी हैं, ये वो 15 आरोपी हैं जिन्होंने जो है पत्थरबाजी करी थी और ये अपने हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं अपने पछतावे पे जो है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बरेली में क्या हुआ था। 26 सितंबर का दिन था। बरेली में नमाज के बाद इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नदीम खान नाम के एक आदमी के घर से निकली भीड़ ने यूपी सरकार का विरोध करते हुए नारे लगाए थे। कौन से नारे थे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारा बवाल इन्हीं नारों पर हुआ था। उन लोगों ने चिल्लाया था गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मियों की लाइनों को तोड़ दिया, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस के हथियारों को भी लूट लिया गया था और पेट्रोल बम, गोलीबारी, पत्थरबाजी की गई, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई पुलिस और निजी वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। ये 26 तारीख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कोर्ट ने इस भड़काऊ नारे पर क्या कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यह साफ तौर पर कहा कि सरतन से जुदा वाली मानसिकता बहुत भड़काऊ है और गलत भी है। इस नारे का ना तो कानून से कोई लेना देना है, ना संविधान से, और ना ही इस्लाम की शिक्षा से। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर्ट के मुताबिक सरतन से जुदा जैसे नारे भारत की जो संप्रभुता है और अखंडता है उसके लिए सीधी चुनौती है। ये नारा भारतीय कानून व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून को है, भीड़ को नहीं। बरेली हिंसा मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की कि धारा 163 के बावजूद भीड़ जुटना, पुलिस पर हमला करना और हिंसा फैलाना ये गंभीर अपराध है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के नारे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि कानून को चुनौती हैं। सीधे सीधे क्लियर कर दिया कोर्ट ने। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कितना भी समझा लो वो नहीं मानते। टीएमसी नेता फरहाद हाकिम को आप सुनिए जरा। ये बंगाल के अंदर मिनी पाकिस्तान का सपना संजोए बैठे हैं और ममता दीदी के रहमो करम पर ये खुलेआम बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की धमकी भी दे रहे हैं। इनको भी सुन लीजिए जरा।
इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी सुनेंगे। लेकिन टीएमसी नेताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार उन देशों का हाल देख लीजिए जहां उर्दू बोली जाती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश देख रहे हैं ना कैसे आतंक मचा हुआ है वहां। उर्दू वाले ही उर्दू वालों को काट रहे हैं। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हाल ही में आत्मघाती हमला हुआ है। वजीरिस्तान के बोया मिलिट्री कैंप के पास सुसाइड बॉम्बर ने जोरदार धमाका कर दिया, कई लोग मारे गए। और ये कोई नई बात नहीं है, वहां यही होता रहता है। देख लीजिए ध्यान से उर्दू बोलने वाले देश कैसे हैं और सोच लीजिए कि आपको पाकिस्तान जैसा देश चाहिए जिसके झंडे पर चांद है, या फिर भारत जिसका झंडा चांद पर लहरा रहा है। खैर, टीएमसी में ये इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिनको इस तरह का भूत चढ़ा हो। ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाने वाले मदन मित्रा तो ये कह रहे हैं कि भगवान राम हिंदू नहीं मुसलमान थे। इन्हें सुनिए जरा, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরি শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবি কি? तो सुना आपने कैसी विडंबना। एक तरफ दुनिया अयोध्या के राम मंदिर की तारीफ करते नहीं थक रही, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हैं जो राम को मुसलमान बता रहे हैं। पहले अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी महीने भर पहले ही कितनी भक्ति भाव से अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई थी। ये जरा तस्वीर देखिए। तो देखा आपने कैसे धर्म ध्वजा फहराई गई और संपूर्णता जब प्राप्त हो गई राम मंदिर को, तब ये धर्म ध्वजा फहराई गई। और भगवान राम के इसी देश में उन्हें कुछ नेता मुसलमान बता रहे हैं। इस पर संतों ने बहुत नाराजगी जताई है। टीएमसी नेता मदन मित्रा के भगवान राम को मुसलमान बताने पर कई साधु संतों के साथ ही बीजेपी नेता भी बुरी तरह से भड़के हुए हैं। हिंदुओं की भावनाओं से उन्होंने खिलवाड़ किया है। राम मेरे जीवन आधार है, प्राण आधार है, करोड़ों सनातनियों के एक जीवन आधार है। और राम को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि भगवान राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज में रहने के काबिल नहीं है। समाज में नफरत फैलाते हैं, राम का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुओं के आस्था का अपमान। बयान से हम सभी साधु संत सनातनी दुखी हैं। इनको माफ़ी मांगना चाहिए सभी सनातनियों से। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम सभी सनातनी जाएंगे, इनकी जीभ काट करके लाएंगे। एक्चुअली ये लोग पागल हो गया, क्षमता का वजह से लोग पागल हो गया। अभी सरकार में नहीं रहेगा और उसका चोर एक पार्टी है, चला चोरी करके खाओ। अरे अभी चोर की नायिका है तो उसने वो कर रहे हैं। और देखिए इसी वजह से क्या हो रहा है जयपुर में। तस्वीर दिखाते हैं आपको जयपुर की। इस तरह की जिहादी मानसिकता ना पनप पाए, इसके लिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के कथा पंडाल में एंट्री से पहले सबके लिए तिलक अनिवार्य किया गया है। वहां पोस्टर लगाए गए हैं कि नो तिलक तो नो एंट्री। याद होगा आपको, नवरात्र के वक्त भी इसी तरह के दूसरे धर्म के लोगों को गरबा पंडालों में एंट्री लेने से रोका गया था। आरोप है कि दूसरे धर्म के लोग, खासतौर पर जिहादी सोच रखने वाले कुछ लोग, ऐसे पूजा पाठ और कथा पंडालों में पहुंचकर हुड़दंग करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनकी एंट्री ही बैन कर दी गई। खैर, बांग्लादेश के बाद अब बात उत्तर प्रदेश में मचे बवाल की भी करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप का मुद्दा जोरों पर है। इस पर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर थी, लेकिन बाबा ने समाजवादी पार्टी का ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। क्या कहा है उन्होंने सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अब तक इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके तार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से माना जा रहा है कि योगी एक बार फिर ड्रग्स सिंडिकेट के माफिया को मिट्टी में मिलाने की तैयारी में है, क्योंकि योगी एक्शन मोड में आ गए। योगी ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि कोडीन वाले कफ सिरप की जांच में ड्रग्स माफिया के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सुनिए योगी ने कैसे हमला बोला।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी कोडीन वाले कफ सिरप की कालाबाजारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा कोडीन वाले कफ सिरप का विरोध जताने के लिए यूपी विधानसभा में एक होर्डिंग ओढ़कर चले आए। उस पोस्टर में ये लिखा नजर आया, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जहर का कारोबार बंद करो, कोडीन कफ सिरप के दोषियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। तो देखिए, विपक्षी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि यूपी में जो गफलत करेगा उसके घर पर बुलडोजर एक्शन तो होकर ही रहेगा। लेकिन अभी तक इस मामले में क्या एक्शन लिया गया है, कब क्या हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। समझिए, ये मामला पिछले साल यानी 2024 के फरवरी में सामने आया था। फरवरी 2024 में लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में पुलिस ने छापा मारा था। वहां से फेंसिडिल नाम के कफ सिरप का भंडार मिला था और इस कफ सिरप को बनाने में कोडीन का इस्तेमाल होता है। इसकी जांच के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसटीएफ को काम पर लगा दिया था। साल भर से लंबी चली जांच में 32 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 128 एफआईआर हुई हैं और इस मामले में अलग अलग जगहों पर दवा का कारोबार करने वाले 280 लोगों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। कोडीन वाले कफ सिरप की 3.5 लाख बोतलें पुलिस और एसटीएफ जब्त कर चुकी है। एक अनुमान यह है कि कोडीन का यह काला कारोबार करीब 425 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है और इसके तार यूपी के जिलों समेत नेपाल और बांग्लादेश समेत कई दूसरे देशों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसकी जांच अलग अलग पहलुओं से चल रही है। मतलब यूपी में कफ सिरप की कालाबाजारी पर एक्शन नहीं थमने वाला। योगी सरकार तब तक नहीं रुकेगी जब तक कफ सिरप की काली कमाई के माफिया को मिट्टी में ना मिला दिया जाए। योगी का संदेश साफ है कि कफ सिरप की कालाबाजारी से जुड़ा एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बहुत एक शानदार फोटो है। योगी की दवा, माफिया और समाजवादी पार्टी को दो टूक। कफ सिरप की काली कमाई में अखिलेश का कट। यूपी में कोडीन वाले कफ सिरप के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच अब सीएम योगी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने दो टूक कह दिया कि जितने भी आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं उनका संबंध किसी न किसी तरह से समाजवादी पार्टी से है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया तो डिप्टी सीएम उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो बकायदा कोडीन कफ सिरप कांड में गिरफ्तार हुए आरोपियों के साथ अखिलेश यादव की साठगांठ के सबूत सबके सामने रख दिए। आलोक सिपाही हैं, ये डब्बू यादव हैं, ये श्री अखिलेश यादव हैं और ये कैसे सीनरी दे रहे हैं, कैसे इनका चरित्र है। यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया गिरी होगी, समाजवादी पार्टी उससे बाहर नहीं रह सकती। यूपी में इस मुद्दे पर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा कोडीन वाले कफ सिरप के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए उसकी एक होर्डिंग अपनी पीठ पर बांधकर पहुंच गए। हालांकि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बुरी तरह से घिर गई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के धागे खोलने शुरू कर दिए। योगी ने अखिलेश पर ऐसा तंज कसा कि वो इसे अगले कुछ दिनों तक तो नहीं भुला पाएंगे। और यहाँ प्रहार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर लौट रहे हैं।
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।